नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा। ओनली न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है इस एक्सप्लेनर वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दरअसल जस्टिस वर्मा के केस में कितनी बड़ी लीड हाथ लगी है और जस्टिस वर्मा के केस में जो सबूत मिटाने का काम किया है वो जज साहब लोगों ने ही किया है। किसने किया है, सीजीआई का हाथ है, किसका हाथ है, वो सब हम आपको बताएंगे। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस पूरी खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। भारत के 75 साल के इतिहास में न्यायपालिका को लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता रहा है, लेकिन समय समय पर इस पवित्र संस्था पर भ्रष्टाचार के काले बादल मंडराते रहे। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर लगी आग ने एक बार फिर न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड और उनके आवास से भारी मात्रा में नकदी मिलने की खबर मिली, जो पूरे देश में तूफान खड़ा कर दिया। दोस्तों, इस घटना ने न केवल जस्टिस वर्मा को कटघरे में लाकर खड़ा किया, बल्कि न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जस्टिस वर्मा को उनके मूल कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मामला की गंभीरता को देखते हुए 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की, लेकिन यह सवाल अब भी एक अनुत्तरित है। इसका सवाल का उत्तर नहीं आया है कि क्या यह जांच सच को सामने लाएगी या एक और मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यह पहला मौका नहीं है जब न्यायपालिका पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इतिहास कई ऐसी घटनाओं का गवाह है जिन्होंने इस संस्था की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। आइए उन पांच प्रमुख मामलों पर नजर डालते हैं जिन्होंने न्यायपालिका की साख को हिलाकर रख दिया, और हम ये भी बात करेंगे कि दरअसल किस तरह से जस्टिस वर्मा के केस में सबूत मिटाने का कार्य किया गया। और अब आप अपना कमेंट्स में गुस्सा निकाल दीजिए या कुछ करिए, जस्टिस वर्मा को कोई भी सजा नहीं दिला पाएगा। 2009 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट की जज जस्टिस निर्मल यादव पर 15 लाख रुपए की रिश्वत लेने का सनसनीखेज आरोप लगा। यह मामला तब उजागर हुआ था जब एक वकील ने दावा किया कि उसने गलती से रिश्वत की राशि गलत जज के घर में भेज दी। एक ऐसा खुलासा जिसने पूरी देश को स्तब्ध कर दिया। यह वाकई गलती थी या रिश्वतखोरी का यह खेल लंबे समय से चल रहा था। जांच शुरू हुई, लेकिन मामला धीरे धीरे सुर्खियों से गायब हो गया। विशेषज्ञों का कहना था कि इस तरह के मामलों में ठोस सबूतों का अभाव और राजनीतिक दबाव अक्सर जांच को कमजोर कर देते हैं। एग्जाम्पल्स दिया मैंने, बहुत सोचने और समझने की बात है। दूसरा उदाहरण जस्टिस पीडी दिनाकरण की जमीन घोटाला 2011 का है। मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरण पर तमिलनाडु में अवैध जमीन अर्जन और संपत्ति हड़पने के गंभीर आरोप लगे। उनके खिलाफ 16 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से कईयों में ठोस सबूत भी पेश किए गए। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति को रोक दिया। जांच के बढ़ते दबाव में जस्टिस दिनाकरण ने 2011 में इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस्तीफा देना ही मामले का समाधान था?
क्या उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई हुई? क्या मामला आज भी न्यायपालिका की जवाबदेही की कमी का प्रतीक बना हुआ है? सवाल नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। ये भले, लेकिन ये सच्चाई है। कुछ नहीं हुआ। आप चप्पल भी चोरी कर लीजिए तो आपको सलाखों के पीछे भेज देंगे। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण केस, जस्टिस CS कर्णन की बगावत। 2017 में कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस CS कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के कई जजों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाकर उन्होंने तहलका मचा दिया। उन्होंने खुलेआम पत्र लिखकर और मीडिया में बयान देकर न्यायपालिका के भीतर भ्रष्टाचार की जुड़ी बातों को, एक तरह से कहें गहरी जड़ों की उन्होंने बात की। जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया और उन्हें 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहला मौका था जब एक हाई कोर्ट जज को सुप्रीम कोर्ट ने जेल भेजा। लेकिन क्या कर्णन के आरोपों की गहराई से जांच हुई, या उनकी आवाज को दबाने के लिए अवमानना का हथियार इस्तेमाल किया गया? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। इसका जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कॉलेजियम में बैठे लोग एक्टिव हैं, जनता चुप है। क्योंकि हम डरते हैं हम पर अवमानना का केस हो जाएगा, हमें तो जेल भेज दिया जाएगा। और वाकई अगर कोई जेल जाता है, हम में से, आप में से, मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आकर आपसे आग्रह करूंगा, शेयर कर दीजिए मुझे बचाने के लिए, आप नहीं बचाएंगे। चौथा मामला, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2018 में भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक अभूतपूर्व घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज, जस्टिस चे चलमेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस बी लोकुर के साथ जस्टिस कुरियन जोसेफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्काल मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश मनमाने ढंग से महत्वपूर्ण केस बांट रहे थे और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे थे। यह घटना न केवल न्यायपालिका बल्कि पूरे देश के लिए एक झटका थी। 4 वरिष्ठ जजों का खुलेआम सामने आना इस बात का संकेत था कि क्या न्यायपालिका के भीतर सब कुछ ठीक है या सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? कोई ठोस सुधार नहीं और यह मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। 5वां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। बॉम्बे हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रिश्वत के आरोपन पर लगते हैं 2021, ज्यादा दूर नहीं है, अभी पीछे। 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज पर रिश्वत लेकर फैसला देने का आरोप लगा। यह मामला तब सामने आया जब एक पक्ष ने दबाव किया कि जज ने उनके पक्ष में फैसला देने के लिए मोटी रकम की मांग की थी। हालांकि यह मामला जांच के अभाव में ठंडे बस्ते में चला गया। इस तरह के मामले ये सवाल उठाते हैं कि क्या रिटायरमेंट के बाद जजों की जवाबदेही खत्म हो जाती है, और क्या जांच एजेंसियां इन मामलों को गंभीरता से लेती हैं, या फिर जांच एजेंसियों की पहुंच इन जजों तक है ही नहीं। अब जस्टिस वर्मा के केस पर आ जाते हैं। इसकी चीड़-फाड़ करनी बहुत जरूरी है। केस को ध्वस्त कर दिया गया है, अब केस में कुछ नहीं बचा। बहुत दुख के साथ कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ज्यादा दुख है। बहुत हमने चिल्लाया था कि कॉलेजियम खत्म कर देंगे, आग लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जस्टिस वर्मा के मामले ने इस पुराने घावों को फिर से कुरेद दिया। 14 मार्च 2025 की देर रात होली के दिन उनके दिल्ली स्थित सरकार आवास के स्टोर रूम में आग लगी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, लेकिन इस दौरान वहां से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर ने तहलका मचा दिया। जस्टिस वर्मा ने सफाई देते हुए कहा कि जिस कमरे में नकदी मिली वह उनके मुख्य आवास से अलग है और उनका इस्तेमाल कई लोग करते हैं। उन्होंने दावा किया कि यह कमरा पुराने फर्नीचर, बोतलें, क्रॉकरी, गद्दे और बागवानी के उपकरण रखने के लिए प्रयोग किया जाता था और यह खुला रहता था। उनके इस बयान ने कई सवाल खड़े किए। अगर यह कमरा
इतना सामान्य था तो वहां इतनी बड़ी मात्रा में नकदी कैसे पहुंची? और अगर यह नकदी उनकी नहीं थी तो इसका मालिक कौन है? दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय को लिख दिए अपने जवाब में जस्टिस वर्मा ने कहा, अजली नोटों की गड्डियां मेरी नहीं है, लेकिन यह सफाई कितनी विश्वसनीय है यह जांच के बाद पता चलना चाहिए था, लेकिन नहीं पता चल पाया। क्यों नहीं पता चल पाया, हम आपको बताते हैं। ये हम आपको बताएं, इससे पहले विशेषज्ञों की राय जान लेते हैं। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी हैं और इसका मुख्य कारण जवाबदेही की कमी और पारदर्शिता का अभाव है। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण कहते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई मजबूत तंत्र नहीं है। जजों के खिलाफ महाभियोग ही एकमात्र संवैधानिक उपाय है, लेकिन इसका अब तक सफल इस्तेमाल नहीं हुआ है। सवाल बड़े हैं। पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संतोष हेगड़े ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई। उनका कहना है कि जब जजों की नियुक्ति, ट्रांसफर और जांच की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी नहीं होगी, भ्रष्टाचार के मामले सामने आते रहेंगे। ये भी उसी कुएं के लोग हैं जो बयान दे रहे हैं, जिन्होंने शायद इस चीज को झेला हो, जिन्होंने शायद इस बात को एक्सेप्ट करते हो कि ऐसा होता है, लेकिन वो लोगों उन लोगों ने नहीं किया हो या उन लोगों को करने का मौका ना मिला। समाधान क्या है और रास्ता क्या है? न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं। आपको अगर सही लगे तो कमेंट्स बॉक्स में बताइए। नंबर 1, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया। जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर के लिए एक स्वतंत्र और पारदर्शी तंत्र बनाया जाए। जवाबदेही तंत्र। जजों के खिलाफ शिकायत की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन होना चाहिए। संपत्ति की घोषणा। जजों को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति की नियमित घोषणा करनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री के अपने पर्सनल संपत्ति की घोषणा से भी बड़ा घोषणा होगी, राष्ट्रपति की घोषणा से बड़ी घोषणा होगी, एमएलए की घोषणा से बड़ी घोषणा होगी और एमपी की घोषणा से बड़ी घोषणा होगी। महाभियोग प्रक्रिया में सुधार। महाभियोग को और प्रभावी और व्यवहारिक बनाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, कमेंट्स बॉक्स में आप भी बताएं। नागरिक निगरानी। जनता को न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर नजरें रखने का अधिकार होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये सब हो पाएगा? क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम ये सब करने देगा? साख बचाने की चुनौती जस्टिस वर्मा के पास है। जस्टिस वर्मा का मामला कोई अकेली घटना नहीं है, यह उन कई मामलों की एक कड़ी है जिन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। अगर भारत अपने लोकतंत्र के इस मजबूत स्तंभ को बचाता है, या फिर हम आप कहें कि उनको बचाना है, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर और पारदर्शी कदम उठाने होंगे। जनता का विश्वास ही न्यायपालिका की सबसे बड़ी ताकत है और इसे बनाए रखना आज की सबसे बड़ी चुनौती। क्या जस्टिस वर्मा के मामले में सच सामने आएगा? क्या जांच समिति कोई ठोस नतीजे दे पाएगी, या यह मामला भी इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? यह बड़ा सवाल है, यह समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, न्यायपालिका को अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना होगा और सुधार की दिशा में कदम उठाने होंगे। क्योंकि अगर न्याय का मंदिर ही दागदार होगा तो जनता का भरोसा कहां टिकेगा? अंत में मैं आपको बताऊं कि दरअसल जस्टिस वर्मा का केस ढीला क्यों पड़ गया। क्योंकि खबर आ रही है कि जिस मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ था पैसे वाला कांड, उस मोबाइल को डिस्ट्रॉय किया जा चुका है। उस मोबाइल से वीडियो डिलीट की जा चुकी है। अब आप कहेंगे कि मोबाइल से वीडियो डिलीट कर दी गई तो क्या हुआ? इंटरनेट पर तो बहुत
वीडियोस मौजूद हैं, आपके फोन में भी जली नोट की वीडियो है। लेकिन हमारे देश का कानून जो कॉलेजियम मानता है, उनका ये कहना है कि जिस डिवाइस से वीडियो रिकॉर्ड की गई है उस डिवाइस की आवश्यकता होती है, और जिस डिवाइस से वीडियो रिकॉर्ड की गई है उसी डिवाइस से हम डाटा ट्रांसफर करते हैं और हम लैब में टेस्ट करते हैं कि क्या ये वाकई वीडियो सही भी है या नहीं। अब जो आपके फोन में वीडियो पड़ी है, मेरे फोन में वीडियो पड़ी है, देश के किसी भी फोन में वीडियो पड़ी है, वो लैब में जाकर फेल हो जाएगी, क्योंकि उसमें ये दिखाएगा कि स्रोत ये नहीं है, स्रोत कुछ और था। इससे वकील ये कहने में सफल हो जाएंगे कि ये वीडियो जो बनाई गई है वो जस्टिस वर्मा के घर की है ही नहीं। आप भी जानते हैं वहीं की है, हम भी जानते हैं वहीं की है। कानून के आंख पर पट्टी बंधी है, वो नहीं जानता है कि कहां की है, उसको तो सबूत चाहिए। कैसे विडंबना है, सामने कोई किसी को मार दे और जो प्रत्यक्षदर्शी है वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर दे, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, और वो बताए मैंने देखा है कि फला आदमी ने उसे मारा है, उसके बाद जो ये बता रहा हो वीडियो में उसकी भी मौत हो जाए, लेकिन उस मौत होने के बाद उस वीडियो से जिसने वो बताई कि मैंने देखा था, उस वीडियो से आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोर्ट ये कहेगी कि व्यक्ति मर चुका है और उसने दबाव में बयान दिया था या कैसे बयान दिया था, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। तो ये है हमारी न्यायपालिका। कमेंट्स बॉक्स में बताइए आपको ये विश्लेषण कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, 9717458653 हमारा नंबर है, उस पर जितना भी आपको लगता है यूपीआई के माध्यम से सहयोग करें। बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।